चलिए अभी देखते हैं प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 2। निम्नलिखित प्रश्नों में बहुवैकल्पिक उत्तर में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब इसमें कुल 10 प्रश्न हैं, जिसमें आपको 4 ऑप्शन है, 4 में से कौन सा सही है वो विकल्प आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखिए, इसमें अपरिमेय, पहला क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या कौन सी। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? जिस संख्या को करणी से बाहर नहीं निकाला जा सकता है उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। ऐसे देखिए, इसमें पहले में 16 का वर्गमूल 4 और 25 का 5, ये करणी से बाहर निकल जाएगी, ये तो करणी में है ही नहीं। और 196 का वर्गमूल भी 14 होता है, ये भी करणी से बाहर निकल जाएगी। लेकिन ये 5 है ना, ये करणी से बाहर नहीं निकल पाएगी, इसलिए ये करणी में 5 अपरिमेय संख्या है। तो बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें फिर पूछा है कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे? जिस संख्या का दशमलव रूप कभी खत्म नहीं होता, अनंत तक जाता है और वो पता नहीं होता कि अगली संख्या कौन सी आएगी, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि जिस संख्या का दशमलव रूप समाप्त हो जाए और जिस संख्या का दशमलव रूप आवर्ती हो वही परिमेय होती है, बाकी अपरिमेय होती है। जैसे देखिए, इसमें दशमलव रूप इसका समाप्त हो गया, 17 के बाद खत्म हो गया। इसमें संख्या आवर्ती है, 513 के ऊपर बार लगा मतलब 513 513 513 ऐसा आएगा। इसमें 46 के ऊपर बार लगा, इसका मतलब 0.27 46 46 46 46 ऐसा आएगा। लेकिन इसमें जो है ना, इसमें एक आवर्ती संख्या नहीं आ रही। देखिए 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, फिर यहाँ 1 नहीं लिखा है। अगर 1 लिखा भी होता है तो यहाँ आवर्ती संख्या नहीं आ रही थी। पहले 10 आ रहा है, फिर 100 आ रहा है, फिर 1000 आ रहा है, मतलब वही संख्या बार बार रिपीट नहीं हो रही। यहाँ कैसा रहा, वही संख्या 46 46 46 बार बार आ रहा है। यहाँ वही संख्या 513 513 513 बार बार आ रहा है। तो आवर्ती संख्या है, तो इसको हम ये परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। आपने बदलना सीखा है, पर ये परिमेय संख्या नहीं है, तो यही अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या के दशमलव स्वरूप वाली अनवसानी आवर्ती है? अब देखिए, अनवसानी आवर्ती कैसे समझ में आएगा? वो संख्या जो होती है ना, कट जाती है जिसके बटे में संख्या, देखिए जो बटे में है ना, बटे वाली संख्या का गुणनखंड कीजिए। ध्यान से सुनिए, मैंने आपको बताया है प्रश्न संग्रह 2.1 में, बटे वाली संख्या का गुणनखंड कीजिए। अगर बटे वाली संख्या का गुणनखंड करने के बाद नीचे 2 आता है या 5 आता है, क्या संख्या आएगी? संख्या 2 या संख्या 5 या फिर संख्या 2 5, तो वो संख्या कट जाएगी। और अगर 2 और 5 को छोड़ के कोई दूसरी संख्या आएगी तो वो नहीं कटेगी। जैसे यहाँ देखिए, बटे में 5 है, ये संख्या कट जाएगी। यहाँ बटे में 16 है, लेकिन 16 का गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 ऐसा आएगा। तो नीचे सब पूरा 2 2 आ रहा है, इसलिए ये संख्या भी कट जाएगी। यहाँ देखिए 25 का करेंगे तो 5 गुणे 5, नीचे 5 संख्या आ रही है, 5 गुणे 5 करेंगे तो नीचे 2 बार 5 आ रहा है, नीचे जब 5 आ रहा है तो ये संख्या भी कट जाएगी। लेकिन ये 11 आ रहा है, इसमें 2 या 5 नहीं है बल्कि 11 है। जब आपको 2 या 5 छोड़ के कोई दूसरी संख्या है तो वो संख्या 11 का गुणनखंड भी नहीं होगा। तो ये संख्या जब भी आप काटोगे तो आगे भाग जाता ही जाएगा, तो अनवसानी आवर्ती आएगी। अगला चौथा देखिए, संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाता है? तो संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु प्राकृत संख्या भी दिखाता है, परिमेय संख्या भी दिखाता है, परिमेय संख्या भी दिखाता है, लेकिन इन सब का मिक्स रूप है वास्तविक संख्या, क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। तो वास्तव में संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु वास्तविक संख्या को दर्शाता है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। 0.4 बार इस संख्या का परिमेय रूप कौन सा है? तो अभी देखो 0.4 बार का परिमेय रूप निकालना आपको सिखाया गया है, बराबर। जैसे इसका देखिए निकाले थे आप, 0.6 बार का आपने निकाला था, उसी तरीके से आप 0.4 बार का निकाल सकते थे। देखिए ये आपने एक क्वेश्चन किया था ना, 0.6 बार को P/Q के रूप में बदला था, इसका आंसर आया था 6/9। वैसे ही जब आप 0.4 बार का निकालोगे इसका आंसर आएगा 4/9। तो ये वाला ऑप्शन सही रहेगा। चलिए छठवां देखते हैं। यदि n यह पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो करणी में n यह निम्नलिखित में से कौन सी संख्या होगी? अब देखिए, अगर n पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, मतलब अगर
पूर्णवर्ग संख्या क्या होती है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, ये पूर्णवर्ग संख्या। अगर इसके करणी में जाएगा तो उसका वर्गमूल डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन इसने बोला n पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। तो अगर n पूर्णवर्ग संख्या नहीं है तो करणी में यानी अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये करणी से बाहर निकल नहीं पाएगी। जब करणी से बाहर नहीं निकल पाएगी तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ देखिए अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या करणी नहीं है? अब कौन सी करणी नहीं है ये बोल रहा है। देखो, एक करणी से बाहर नहीं निकलेगी, एक करणी है। 17 भी नहीं निकल पाएगी, ए भी है। 193 नहीं निकल पाएगी, लेकिन देखिए ये निकल जाएगी। क्यों? 64 को आप लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4। 64 को लिख सकते हो 4 गुणे 4 गुणे 4। तो ये 3 यहाँ लिखा हुआ, वहां 3 की 4 की जोड़ी बन गई, ये बाहर हो जाएगा। तो 64 का घनमूल 4 होता है, ये करणी से बाहर निकल जाएगी, इसलिए यह करणी नहीं है। इधर देखिए इस करणी का घात या कोट कितना है। अब देखिए यहाँ 2-2 बार करणी लगी है, तो जब आपको एक ही बार करणी लगी रहती है तब आप क्या करते हैं कि उसकी कोट बता सकते हैं। जैसे यहाँ इसकी कोट 3 है और यहाँ पे इसकी कोट कुछ नहीं लिखी है तो कितना है? 2 है। ये देखिए इसकी कोट यहाँ 3 लिखी हुई 3 है, इसकी कोट कुछ नहीं लिखी है तो 2 है। अब अगर दोनों का मिक्स करके आपको बताना है इसकी कोट कितनी है, तो यहाँ करणियों का गुणा के, घात का घात है तो घातों का गुणा किया जाता है। इधर 3 दूना 6, 3 यहाँ 2 छिपा हुआ, 3 दूना 6। इस करणी की कोट कितनी होगी? 3 दूना 6। ये सी वाला ऑप्शन सही है। ये देखिए ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। 2 करणी में 5, धन करणी में 3, इस द्विपद करणी का अनुबद्ध युग्म कौन सा है? अब इसको अगर आप करने जाएंगे ना तो देखेंगे कि अनुबद्ध युग्म तो बहुत आसान आपको बताया गया है। अनुबद्ध युग्म निकालना कैसे, जरा देखिए। जैसे ये 2 करणी में 5, धन करणी में 3 है, इसका अनुबद्ध युग्म क्या होगा? प्लस की जगह माइनस कर दो। ये देखिए 2 करणी में 5, प्लस की जगह माइनस कर दो, करणी में 3। तो 2 करणी में 5, ऋण करणी में 3, तो यही आंसर होगा इसका। इसका अनुबद्ध युग्म होगा 2 करणी में 5, ऋण करणी में 3। अब देखते हैं आंसर। यहां कहीं पे भी 2 करणी में 5, ऋण करणी में 3 नहीं दिख रहा है। तब क्या करें? तब हमें क्या करना है? ये देखो दोनों के ऊपर करणी लगी हुई है, तो इसको तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, करणी में 3 को पहले लिख दूं और इसको बाद में लिख दूं, क्योंकि दोनों पे करणी है। अगर इस पे करणी नहीं होती तो हम जो है तब मुश्किल हो जाता, लेकिन दोनों पे करणी है तो मैं इसको पहले लिख दूं, इसको बाद में। अब इसका अनुबद्ध करणी में 3, अब प्लस को माइनस कर दो। देखिए इसका अनुबद्ध करणी हम निकाल सकते हैं। करणी में 3, प्लस की जगह माइनस, 2 करणी में 5। ओके, अब देखिए ये आंसर आना चाहिए। करणी में 3, ऋण 2 करणी में 5। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं लिख के ऋण 2 करणी में 5 पहले लिख दिया है, धन करणी में 3 को बाद में लिख दिया है, तो भी सही है, दोनों एक ही है। देखिए ऋण करणी में 2 करणी, ऋण 2 करणी में 5 को पहले लिख दिया, धन करणी में 3 को बाद में। ये देखिए ऋण 2 करणी में 5, धन करणी में 3, ए वाला ऑप्शन सही है। इसको हल करना है, हल आप इजिली कर सकते हो। क्या है? 12 ऋण 13 धन 7 गुणे 4। ये देखिए ये मॉड में है, इसको हल करना है, आसानी से हल कर सकते हैं। 12 ऋण, ये देखिए 13 7 20 गुणे 4। अब आप जानते हो, आपने ये नियम पढ़ा है, तो पहले माइनस नहीं किया जाएगा, पहले गुणा किया जाएगा। 12 ऋण 20 चौक 80। अब माइनस करेंगे, 80 में से 20 गया 68, बड़ी संख्या का माइनस, लेकिन मॉड से बाहर आके ये 68 आ जाएगा, क्योंकि माइनस संख्या मॉड से बाहर आती है तो प्लस आ जाता है। तो 68 आंसर आएगा। ये देखिए यहाँ पे 68। इस तरीके से आपका हो गया। अब आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको खुद से करने हैं। जैसे निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में लिखिए। अब देखिए P/Q के रूप में लिखना आपने प्रश्न संग्रह 2.1 का प्रश्न 3 जैसे करते थे वैसा आपको ये सारे क्वेश्चंस खुद से करने हैं। जो डाउट रहेगा वो पूछना रहेगा बाद में। निम्नलिखित संख्याओं को दशमलव रूप में लिखिए। प्रश्न संग्रह 2.1 का प्रश्न 2 मैंने लिख दिया, उसके जैसा आपको करना है। 5 धन करणी में 7 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। प्रश्न संग्रह 2.2 का प्रश्न 2 की तरह करना है। उसके बाद निम्नलिखित करणी को संक्षिप्त रूप में लिखिए। प्रश्न संग्रह 2.3 का प्रश्न 4 की तरह करना है। अब ये देखिए निम्नलिखित करणी को संक्षिप्त परिमेयीकरण गुणांक में लिखिए। अब आपको परिमेयीकरण गुणांक के रूप में लिखना है। करणी का को संक्षिप्त परिमेयीकरण गुणांक लिखिए। अब परिमेयीकरण गुणांक कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ पर देखना है। तो आपको ये देखना है कि परिमेयीकरण गुणांक निकालते कैसे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी
ऐसी करणी वाली संख्या जिसका गुणा करने पे करणी समाप्त हो जाती है उसे बोलते हैं परिमेयकारी गुणांक। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि उसका परिमेयकारी गुणांक कौन सा होगा। तो इधर देखिए यहाँ पे निकाला गया है निम्नलिखित करणियों के सबसे छोटे, एक मिनट, देखिए परिमेयकारी गुणांक निकाला। जैसे करणी में 32 है, करणी में 32 का कैसे निकाला, देखिए पहले करणी में 32 के छोटे छोटे भाग कर दिए। अब इसने 16 गुणे 2 लिखा है, आप ऐसे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 2 का नहीं निकलेगा। 4 करणी में 2 आ गया। अब 4 करणी में 2 है, अगर इसमें हम करणी में 2 का गुणा कर दें तो ये करणी समाप्त हो जाएगी। देखिए 4 करणी में 2 है, अगर इसमें आप करणी में 2 का गुणा करो तो करणी समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर आएगा 4 और करणी में 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, करणी समाप्त हो जाएगी। इसलिए करणी में 32 में हमें किसका गुणा करना पड़ा, करणी में 2 का गुणा करना पड़ा, तो करणी में 2 इसका परिमेयीकरण गुणांक है। ऐसे देखिए करणी में 50 है, करणी में 50 को छोटे छोटे भाग करके निकाला, 5 करणी में 2। इसमें भी देखिए मैं यहाँ बहुत आसान तरीका बताता हूँ। जैसे यहाँ देखिए जो करणी वाली संख्या रहेगी उसी का गुणा करना पड़ेगा। यहाँ करणी वाली संख्या करणी में 2 है तो इसका परिमेयकारी गुणांक करणी में 2 होगा। यहाँ देखिए करणी में 2 है तो परिमेयकारी गुणांक करणी में 2 होगा। इधर देखिए 27 का निकालेंगे, करणी में 3 है, इसका परिमेयकारी गुणांक करणी में 3 होगा। ये करणी में 10 है, इसका परिमेयकारी गुणांक करणी में 10 होगा। ये देखिए करणी में 72 को पहले निकाल लिया, 18 करणी में 2 आया तो इसका परिमेयकारी गुणांक करणी में 2 होगा। ऐसे 4 करणी में 11 है, ये तो करणी में 11 है करणी वाली संख्या, तो इसका परिमेयकारी गुणांक करणी में 11 होगा। मतलब जो संख्या करणी में है उसी का गुणा करके हम करणी को खत्म कर सकते हैं, इसलिए करणी वाली संख्या ही उसका परिमेयकारी गुणांक होगा। बराबर। बाकी आप ये देखिए निम्नलिखित करणी का ये हो गया, संक्षिप्त रूप में लिखिए, परिमेयकारी गुणांक समझा दिया। सरल रूप करना 2.3 का प्रश्न 6 और हरों का परिमेयीकरण कीजिए। ये देखिए मैंने लिखा है पहला दूसरा प्रश्न संग्रह 2.3 का प्रश्न 9 की तरह और तीसरा चौथा पांचवा 2.4 का प्रश्न 2 की तरह। तो सब क्वेश्चन आपको खुद से करना, जो डाउट आएगा, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा मेरे पर्सनल नंबर पे आप बोलेंगे, मैं आपको बता दूंगा।